अभी तक आपने सुना कि चेकिंग के दौरान राजेश को 2 बहनें विदाउट टिकट मिलती हैं। बड़ी बहन जो कि एक विधवा है, उसका टिकट हाई क्लास में सफर कर रहे उसके ससुराल वालों के पास जाकर वो चेक करता है और छोटी बहन का टिकट बनाता है। बाद में उसे पता चलता है कि बहनों के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो खाना देकर उनकी मदद करता है, जिस पर बहनें पहले उसे भला बुरा कहती हैं और बाद में खाना खा लेती हैं। वह अपनी ड्यूटी पूरी करके लखनऊ उतर ही रहा होता है कि बड़ी बहन उसके पास थैंक यू कहने के लिए आती है। दोनों में कुछ बातचीत होती है, वह उतर जाता है, ट्रेन चलने लगती है और महिला वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब ट्रेन चली तो वह वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। जो बत्तियां मुसाफिरों के चढ़ने उतरने से जली थी वो एक एक करके फिर बुझने लगी। कंपार्टमेंट में फिर से अंधेरा हो गया। ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा तो बाहर भी अंधेरा ही अंधेरा था। दीपिका को लगा उसके जीवन में सिर्फ अंधेरा है। सुबह उठी तो ट्रेन झांसी स्टेशन पर खड़ी थी। स्टेशन पर लोगों की आवाजाही लगी हुई थी। कुछ दूरी पर कुछ टीटी आपस में बात कर रहे थे। दीपिका को लगा कि शायद उनमें राजेश सर भी हैं। लखनऊ छूटने के बाद वह देर तक जगी रही। ट्रेन रोशनी और अंधेरे को पकड़ने का खेल करती रही। उसे लगा उसकी जिंदगी एक ट्रेन है। वह जब आंख बंद करती तो राजेश सर आते हुए दिखाई देते और जैसे आंख खोलती तो खाली स्टेशन। ट्रेन चली तो उसी खिड़की के बाहर आसमान में बादल दिखाई दिए। ये बादल कहीं भी बरस पड़ते हैं, किसी भी मिट्टी को गीला कर देते हैं। उसने मन ही मन सोचा। दीपिका उठी और दीपिका की गोदी में सिर रखकर लेट गई। दीपिका उसके माथे को सहलाने लगी और अपने ख्यालों में खोई रही। मैडम जी, आप दोनों की चाय। फैक्ट्री बॉय ने चाय आगे बढ़ाते हुए उन दोनों को कहा। पर मैंने चाय कब मांगी? दीपिका ने हैरानी से पूछा। मुझे आदेश हुआ और मैं ले आया, उसने अपने से कुछ दूर खड़े व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा। दीपिका ने देखा कि यह तो राजेश सर है, पर वो अपने टीटी के पारंपरिक परिधान में नहीं थे। विस्मय और हर्ष का मिश्रित भाव उसके चेहरे पर लगा। हम चाय नहीं पी सकते, अभी हमने ब्रश नहीं किया है, दीपिका ने पेंट्री बॉय की तरफ देखते हुए कहा। नीतिका जो कि चाय पकड़ चुकी थी असमंजस में चाय को देखती रही। भैया हम भी नहीं पिएंगे, उसने पेंट्री वाले को चाय लौटाते हुए कहा। ये तो साहब से कहिए, वो हमको पैसा दिए और हम आपके लिए चाय ले आए। इनकी पेंट्री बॉय ने चाय वहीं रख दी। गुड मॉर्निंग, चाय गर्म है, स्वादिष्ट है, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी तो बेमजा हो जाएगी, राजेश ने सामने वाली सीट पर बैठते हुए कहा। दीपिका ने सामने नजर दौड़ाई। रात का कोई भी चित परिचित चेहरा अब सामने नहीं था। शायद सभी यात्री बीच के स्टेशनों पर ही उतर चुके थे। हम बिना तत्पन मंजन चाय नहीं पीते हैं, शादी के बाद से ही यह नियम बना रखा है, दीपिका ने धीरे से कहा। राजेश ने नीतिका की तरफ देखा, वह दीपिका की तरफ देखने लगी। इस पर दीपिका बोली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें पीना है तो पी लो। दीपिका चाय पीने लगी। राजेश अपने हाथों में चाय की प्याली पकड़े हुए दीपिका और उसके सामने रखी प्याली को देखने लगा। दीपिका आ गई और उसने चाय उठाकर शादी के बाद का नियम आज टूट गया। यह किसका प्रभाव था? उसे कुछ समझ नहीं आया। तुम मुंबई कितने दिनों के लिए जा रही हो? राजेश ने नीतिका की तरफ। हमें तो दीदी लिए जा रही हैं, कहती हैं मुंबई में तू अच्छे से पढ़ लिख जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो तेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। जिंदगी में मुसीबत डाल ली है।
ऐसे क्यों बोलती हो नीतिका? दीपिका ने नाराज होते हुए कहा। तो और क्या बोलूं? मेरी वजह से आपने वो मुझसे कुर्सी कर- दीपिका ने उदासी से कहा। आपके पति को क्या हुआ था? राजेश ने दीपिका की तरफ देखते हुए पूछा। दीपिका चुप रही। एक नंबर के शराबी थे, उनका लीवर खराब हो गया, नीतिका ने कहा। क्या आप लोगों को यह बात पहले नहीं पता चली? हम गांव के लोग मुंबई दिल्ली का नाम सुनते ही रंगीन सपने बुन लेते हैं। जब पता चला कि लड़का मुंबई का है, वहाँ उनका घर है, पिता सरकारी नौकरी में है, तो पिताजी को लगा कि उनकी बिटिया के लिए दीदी पढ़ना चाहती थी, पर पिताजी के दबाव के आगे उनकी एक ना चली और इनकी शादी हो गई। क्या शादी से पहले लड़के से बात नहीं की? यह तो आजकल आम है, राजेश ने कहा। मौका ही नहीं मिला। चटमंगनी पट ब्याह, उन लोगों के दिल में चोर जो था। बीमारी का कब पता चला? तो पहले दिन ही चल गया। दीदी ने बोला भी, पर पिताजी ने यह कहकर चुप करा दिया कि थोड़ा बहुत तो चलता है। बीमारी का 3 महीने बाद पता चला। दीदी तब प्रेग्नेंट भी गिर गया। कहते कहते नीतिका की आंख भर आई। दीपिका ताकती रही। राजेश की भी आंखें छलक उठी। ब्रेड कटलेट नाश्ता कहता हुआ पेंट्री बॉय आया। 3 ब्रेड कटलेट रख दो। राजेश ने 500 का नोट पेंट्री बॉय को देते हुए कहा। आप लोग रेस्ट कर लें, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। वैसे हम ब्रश पर इतना जोर नहीं देते, सेल भी कोई ब्रश थोड़ा करता है। कहकर वो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नाश्ता करके हमें तो बहुत जोर की नींद आ रही है। रात भर सोए नहीं। अब अपने कंपार्टमेंट में जाते हैं, बाद में मिलेंगे। कहकर वो चल दिया। दीपिका उसे देखती रही। नाश्ता करके दीपिका और नीतिका भी लेट गए। दोनों की आंख लग गई। जब दीपिका की आंख खुली तो वो उठकर बैठ गई। राजेश सर को सामने बैठा देख वो थोड़ा सा सकपकाई। फिर अपने आप को संयत करते हुए बोली, आप कब आए? पानी पीजिएगा। उसने हाथ में पानी की बोतल पकड़ते हुए कहा। अभी प्यास नहीं है, राजेश ने कहा। इसमें तो लीजिए। उसने बिस्कुट का पैकेट राजेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा और राजेश ने पैकेट से 2 बिस्कुट निकाले। उसने पैकेट से एक बिस्कुट लिया, उसे आधा काटा और बोतल से पानी पीने लगी। राजेश उसको देखता रहा। नीतिका सामने के ऊपर वाली बर्थ पर लेटी हुई थी। उसने राजेश की तरफ एक बार देखा। दोनों की नजरें मिली। फिर पलक झपकाकर उसने पूछा, "ठीक है सर, एक सवाल पूछे?" हाँ, पूछिए। आप तो लखनऊ उतर गए थे। वो मुझे याद आया कि मुंबई में दोस्त की सगाई है। उसने इनविटेशन का कार्ड भेजा हुआ था और फोन भी किया था। मेरे दिमाग से उतर गया था। उतरने के बाद ध्यान आया तो मैंने ऑनलाइन छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। अब मुंबई जा रहा हूँ। वैसे मुंबई में घूमने वाली कौन कौन सी जगह है? उसने दीपिका से पूछा। हम मुंबई नहीं घूमे। आप बहन को ले तो जा रही हैं, पर उसकी पढ़ाई लिखाई, रहना, खाना पीना, ये सब कैसे संभालेंगी? राजेश ने पूछा। मैं एक डॉक्टर
फाइन लग जाएगा। राजेश के इस मजाकिया अंदाज से दोनों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट दौड़ी। खाना खत्म हुआ तो राजेश ने दीपिका की तरफ देखते हुए पूछा, मुंबई में क्या करने वाली हो? हम तो ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, तो उसी का कोर्स करेंगे। फिर बोली, शादी के जोड़े में सजी धजी दुल्हन कितनी खूबसूरत लगती है ना। राजेश गौर से उसकी बात सुनता रहा। दीपिका इसी सोच में गुम हो जाती है। कुछ देर इधर उधर की बात हुई, फिर बोला, अपनी कोच में जाता हूँ, कुछ और साथी भी मेरे साथ मुंबई जा रहे हैं। वो सोचते होंगे कहाँ चला गया। वो जाने लगा तो दीपिका का चेहरा उतर गया, पर कोई कुछ न बोला। शाम को तकरीबन 8 बजे वापस आया तो बोला, पीटू पूछ से होकर आ रहा हूँ, वो लोग तो बहुत मजे से हैं, क्या कोई यहाँ आया था? कोई जवाब न पाकर बोला, जिंदगी भी कितनी अजीब है, एक सफर की तरह। रोज कितने लोग मिलते हैं, कितने लोग बिछड़ते हैं। मेरी जिंदगी तो सफर में ही कटती है। रोज न जाने कितने लोगों से मिलता हूँ। 4 साल हो गए रेलवे में नौकरी करते हुए, पर आज तक कोई ऐसा यात्री नहीं मिला जिसने लौट कर कहा हो कि आपसे मैं पहले मिला हूँ। फिर बोला, दीपिका अब तुम कब लौटोगी? हम क्या जाने, ये तो दीदी ही बता सकती हैं। दीपिका ने कोई जवाब न दिया। चलो कुछ खा पी लिया जाए, मुंबई आने में अब बस 1 घंटा है। दीपिका जी, वेज थाली या नॉन वेज? गीता जी के जाने के बाद से दीदी नॉनवेज नहीं खाती। वेज तो और अच्छा होता है। खाना खा लेने के बाद दीपिका की तरफ देखते हुए, नितिका, क्या तुम्हारा कोई फोन नंबर है? हमारे पास तो फोन ही नहीं है, तो नंबर कहाँ से होगा? मतलब भविष्य में कभी साथ यात्रा का मौका नहीं मिलेगा, उसने सोचते हुए कहा। दीदी, आप अपना नंबर क्यों नहीं दे देते? दीपिका ने जब कोई जवाब न दिया तो एक कागज निकालकर पेन से उस पर अपना फोन नंबर लिखता है और रितिका को देते हुए कहता है, अगर रील से संबंधित कोई ज़रूरत लगे या कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो फ़ोन करिएगा। ट्रेन यात्री कृपया ध्यान दें, गोरखपुर से चलकर लखनऊ, यात्रा झांसी के रास्ते समाप्त हो जाती है। मुंबई आने वाली यात्रियों ट्रेन में उतरने की 5 नंबर होड़ है, प्लेटफॉर्म पर पर लगेगी।